वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025। और फिर इस टाइटल के आगे एक सवाल है कि विल यूपी गवर्नमेंट विल अर्न 25,000 करोड़ इंडियन रुपीस। अच्छा, इस तरह से है कि हमने जो है महाकुंभ मेले के बारे में, बल्कि इनफैक्ट कुंभ मेले के बारे में हमने कुछ वीडियोस देखी भी और हमने अपना रिएक्शन आपके साथ शेयर किया भी, लेकिन वो बेसिकली इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने के लिए था। बिकॉज मैंने आपसे पहले उन वीडियोस के अंदर भी ये कहा था कि कुंभ मेले का कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ उतना ही है जितना कि बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर या चंद मुहावरों के अंदर इसको दिया जाता है, लेकिन उसकी बेसिकली पीछे हिस्ट्री क्या है वो हमें उन वीडियोस के बारे में जो है उनको देख के हमें इनफैक्ट हमें पता चला। और जो हम इस चीज़ के बारे में और मज़ीद इंफॉर्मेशन और नॉलेज गैदर करते जा रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट इसके अंदर और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और फिर हमने एक एस्पेक्ट इसी तरह की एक वीडियो के अंदर ये भी देखा कि कुंभ मेला जो है बहरहाल इसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होता है अपार्ट फ्रॉम ऑल द रिलीजियस एस्पेक्ट्स। और बहरहाल क्यों नहीं, आप एक ऐसी गैदरिंग जहाँ पे 40 करोड़ से 45 करोड़ लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक किक जो है वो भी इकोनॉमी को ना मिले। सो थोड़ी सी रिसर्च की हमने, तो हमने ये जाना कि 25,000 करोड़ की तो अमाउंट जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर सवाल किया जा रहा है, प्रोबेबली इससे ज़्यादा अमाउंट तो यूपी गवर्नमेंट डायरेक्टली इस मेले के बाद सरकारी ख़जाने में जमा करने के काबिल होगी। लेकिन अगर ओवरऑल एक सारी जो है वो इकॉनमी की एक लोकल बंदे से लेकर गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको भी अगर शामिल कर लिया जाए, तो आप 2 से 3 लाख करोड़ इंडियन रुपीस की बात कर रहे हैं, जितने का कारोबार होगा सिर्फ इन 45 दिनों के अंदर। और ये केस हिस्ट्री है, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे लिए इसके अंदर समझने और सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। हम चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो को और उसके बाद आपके साथ करते हैं डिटेल में बात। चले, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। कुंभ सिर्फ आस्था को ही नहीं बढ़ाता, ये अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। कुंभ 2025 कोई साधारण कुंभ नहीं है जो हर 12 साल में एक बार आता है। ये महाकुंभ है जो कि 144 साल में एक बार आता है। आपकी पिछली 3 पीढ़ियों में किसी ने अटेंड नहीं किया है और आने वाली 3 पीढ़ी अटेंड नहीं कर पाएगी। अब क्योंकि ये महाकुंभ है तो सब कुछ महास्तर पे हो रहा है। 40 करोड़ यात्री आ रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ रुपए का बजट बनाया है मात्र 45 दिन के लिए, यानी 120 करोड़ गवर्नमेंट खर्च करेगी। इसके अलावा 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अलग से दिए हैं। लेकिन ऐसे नहीं सिर्फ खर्चा होगा, इन 45 दिनों में यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ की कमाई भी होने वाली है। और ये सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की कमाई है जो सरकार के खाते में जाएगी। पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था 2-3 लाख करोड़ से बढ़ेगी मात्र 45 दिन में। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों लोगों का धंधा बढ़ेगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स ने 3,000 करोड़ का बजट रख रखा है कुंभ में खर्च करने के लिए। आईपीएल के बाद दूसरा बड़ा इवेंट है जहाँ इतना खर्चा किया जा रहा है। तो इस महाकुंभ से आपके अध्यात्म को तो बल मिलेगा ही, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। बट कितना? यूपी गवर्नमेंट जो 25,000 करोड़ कमा रही है, ये किस किस सोर्सेस से कमाएगी? ये कॉर्पोरेट ये 3,000 करोड़ रुपए लेके बैठी है, ये कहाँ खर्च करेगी? 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट 45 दिन में होने वाला है। उसके पीछे मैनेजमेंट की क्या क्या तैयारियां लग रही है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कैसे कैसे, और पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे बल मिलेगा, सारी बातें बताएगा आपका राहुल। तो भाई साहब, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो या मैनेजमेंट को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। ये कुंभ कितने बड़े स्तर पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें क्या क्या डिटेल्स है जानना है तो ये वीडियो अंत तक देखना, मजा आ जाएगा साहब। तो कुंभ में डुबकी लगा के पुण्य उठाने से पहले कुंभ की वार्ता सुन के थोड़ा सा पुण्य कमाओ। सबसे पहले तो कुंभ को समझिए। कुंभ होते हैं 3 तरह के। अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार, पूर्ण कुंभ होता है 12 साल में एक बार, और होता है महाकुंभ 144 साल में एक बार। तो अब की बार का ये महाकुंभ हो रहा है 13 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक। तो भाई साहब, अपने परिवार के साथ अगर आप इसको मानते हैं जरूर जाना, क्योंकि ये मौका आने वाली 3 पीढ़ियों को नसीब नहीं होगा। अब इसमें कमाई कितनी होगी, खर्चा कितना होगा, जानने से पहले देखते हैं वहां पे व्यवस्था कैसी है। महाकुंभ में किस तरह का मैनेजमेंट हो रहा है, किस तरह की तैयारियां हो रही है, इसको समझने के लिए 2 फोटो दिखाता हूँ। एक तो ये फोटो देखिए, ये अभी की स्थिति से 2 महीने पहले की थी ये, और अभी कुंभ चालू होने के 7 दिन पहले स्टेटस है
ये। अब यहाँ से यहाँ कैसे हुआ और क्या क्या हुआ वो बताता हूँ। अब तो भाई साहब कुंभ चालू होने से पहले मोदी जी ने भी रिसेंटली 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज के लिए वर्क कर रहे हैं। कुंभ में 2019 में 25 करोड़ यात्री आए थे, अब की बार 40 करोड़ आने वाले हैं। कुंभ का जो पूरा एरिया है जिसको महाकुंभ नगर बोला जा रहा है, वो पिछली बार 3200 हेक्टेयर का था, अब की बार 4000 हेक्टेयर का है। पिछली बार जो टेंट सिटी बनी थी, अब की बार की टेंट सिटी उससे डबल बनी है। टोटल 1,60,000 टेंट लगे। जो पक्के घाट पिछली बार 4 थे, अब की बार पक्के घाट 9 बना दिए। पिछली बार जो पेंटून ब्रिज बनाए गए थे वो 22 बनाए गए थे, अब की बार 30 पेंटून ब्रिज है। पिछले बार 300 किलोमीटर की टेम्पररी रोड बनाई थी, अब की बार 400 किलोमीटर की टेम्पररी रोड बनाई है। पिछले बार 40,000 स्ट्रीट लाइट थी, अब की बार 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। बिजली की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 2 पावर सबस्टेशन और 66 नए ट्रांसफार्मर लगाए। बिजली की कमी नहीं होगी। यूपी जल निगम ने 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है, जिसमें 85 वाटर बूथ है और 200 वाटर एटीएम है। टोटल 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं और 10,000 सफाई कर्मी वहाँ 24 घंटे तैनात रहे। पिछली बार जो कुंभ गया था वहाँ पे आपने देखा होगा जो वॉल पेंटिंग्स और म्यूरल्स वगैरह है वो 17 लाख स्क्वायर फुट में बनी थी, अब की बार 18 लाख स्क्वायर फुट एरिया में वॉल पेंटिंग्स और म्यूरल्स बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए आने जाने के लिए 7,000 रोडवेज की बस लगाई गई है और 550 शटल बस लगाई गई है सर्विस के लिए। 7 बस स्टेशन बनाए गए हैं इन बसों के आने जाने के लिए। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा टोटल 13,000 कुंभ के लिए ट्रेनें चलेगी और 3,000 तो स्पेशल ट्रेनें जो सिर्फ कुंभ के लिए चलाई गई है और 1.5 से 2 करोड़ यात्री कुंभ में ट्रेन के थ्रू आएंगे। इतनी बड़ी महा मैनेजमेंट महाव्यवस्था कैसे हो रही है? क्योंकि साहब वहां पे जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं, अफसर लगे हुए हैं, वो इसको काम मान के नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि भाई साहब हमें टीए की टेंशन नहीं है, डीए की टेंशन नहीं है, ओवर टाइम की टेंशन नहीं है, छुट्टी की टेंशन नहीं है। हमें पैसा एक चीज लग रही है कि हम सेवा कर रहे हैं और इतने कुंभ की व्यवस्था करेंगे, इतने लोग आएंगे, हमें पुण्य मिलेगा। तो जो भारत में आस्था है उसके चक्कर में इतना बड़ा काम हो रहा है। 8,000 जो नाविक है वहां पे, उनको एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी है कि भैया गुस्सा मत करना, यात्रियों से ढंग से बात करना। डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग अलग से दी गई है। विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जहाँ की 45 दिन में 5 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन होंगे। रात को जो जिम्मेदार अफसर हैं 2-2 बजे तक रुक रहे हैं। रोज की मीटिंग है, रोज का फीडबैक है और जो चीज हो रही है एक्शन त्वरित हो रही है। और ये इतना बड़ा मैनेजमेंट तब हो पाया है पिछली बार की तुलना में। अब की बार गंगा जी में जो पानी निकलता है वो 1 महीना लेट निकला था, तो तैयारियां 1 महीने की डिले से चल रही है, तो भी टाइम पे चल रही है। दिस इज द मैनेजमेंट। अब आते हैं सीधा इकोनॉमी पे और रेवेन्यू पे। सरकार ने कुंभ के लिए कितना बजट अलोकेट किया है? 2022-23 में 621 करोड़ रुपए अलोकेट किए थे, फिर 2023 में 2500 करोड़ और किए और रिसेंटली 2,500 करोड़ और किए। तो टोटल 5600 करोड़ तो यूपी गवर्नमेंट ने लिया है और 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अलॉट किए कुंभ के लिए। 2013 में जो कुंभ हुआ था उसमें यूपी गवर्नमेंट की इनकम हुई थी 12,000 करोड़ रुपए और अब की बार पूरी एक्सपेक्टेशन है कि 25,000 करोड़ की रेवेन्यू करने वाली है यूपी गवर्नमेंट मात्र 45 दिन में। कैसे? तो सबसे पहला तो तरीका है वो है जीएसटी। भाई साहब 40 करोड़ लोग यूपी में आएंगे, होटल में भी रुकेंगे तो वहां भी जीएसटी है, खाना भी खाएंगे वहां भी जीएसटी है। वो जहां पे जिस भी चीज पे पैसा खर्च करेंगे, जो भी चीज खरीदेंगे, सब पे ही जीएसटी है। तो गवर्नमेंट की इस दौरान 45 दिन में विशेष कमाई होगी जीएसटी से। सेकंड, जो लैंड है यूपी गवर्नमेंट की वो लीज पे जाएगी, रेंट पे जाएगी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वहां पे वो अपनी स्टॉल्स के लिए रेंट लेगी, होर्डिंग्स रेंट पे लिए जाएंगे, टेंट रेंट पे लिए जाएंगे, सर्विसेज के पैसे, जो स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट की बसें लगेगी उसकी इनकम, जो पार्किंग फीस आएगी वो इनकम, सैनिटेशन मेंटेनेंस की फीस जो बाकी कलेक्ट करेंगे वो इनकम, लाइसेंसिंग, जितने वहां पे वेंडर दुकानें डालेंगे उनको वेंडर परमिट, खाने पीने की चीजों लगेगी फूड लाइसेंस, ये भी कमाई है। लास्ट में एक होता है स्पिल इफेक्ट कि बंदा कोई विदेशों से आएगा, कोई देश के कोने कोने से आएगा तो बोले यार इतनी मेहनत करके आए, सब परिवार आए, सिर्फ कुंभ में क्या करना, चलो बगल में राम मंदिर है अयोध्या भी चले आते हैं, चलो इधर तो आए थे काशी भी चलते हैं, चलो यार एक काम करें मथुरा वृंदावन भी हुआ है। तो यूपी के जो बाकी टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे भी फुटफॉल बढ़ेगा और ये जो जीएसटी और ये जो सारी इनकम मैंने गिनाई ये वहां से भी आएगी। तो ओवरऑल गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ का सीधा रेवेन्यू मिलेगा। और ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं पूरी इकोनॉमी में, इससे 2 से 3 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी ऊपर जाएगी। ये तो हुई गवर्नमेंट की कमाई। अब देखते हैं कि भाई साहब बाकी सेक्टर में किस किस की कमाई होगी। तो सबसे बड़े कुछ सेक्टर्स के नाम लेता हूं जिनको कुंभ का विशेष फायदा मिलने वाला है। पहला तो भाई साहब होटल, तो होटल में रुकने वाले, होटल हमेशा जैम पैक्ड रहेंगे। फिर भाई साहब जो टेंट कंपनीज है जो टेंट प्रोवाइड करती है, टेंट भी फुल रहने वाले हैं।
फिर उसके बाद इतने लोग आएंगे तो भूखे नहीं रहेंगे, तो रेस्टोरेंट खूब चलेंगे। तो जो पक्के रेस्टोरेंट है वो भी चलेंगे, ढाबे भी चलेंगे, रास्ते में आने जाने वाले हाईवे खूब चलेंगे, और वहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर घूमते हैं, कोई चाट पकौड़ी वाला, पताशी वाला, भेलपुरी वाला, सब कमाएंगे। फिर जो स्ट्रीट वेंडर है, चाय की स्टॉल, पूजा, माला, प्रसाद, फोटो, तस्वीर, सब बिकेगा। एयरलाइन कंपनीज की रेवेन्यू बढ़ेगी क्योंकि फ्लाइट सब फुल चलेगी, उसके किराए की भी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी डिमांड सप्लाई की वजह से, तो एयरलाइन कंपनी के प्राइस बढ़ने वाले हैं। इंडियन रेलवे को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है टिकटिंग रेवेन्यू से। बसेस कंपनी, चाहे सरकारी बस है तो सरकार कमाएगी, प्राइवेट बस है तो वो भी कमाएगी। जो छोटी मोटी गाड़ियां रेंट पे चलती है ये भी बहुत कमाने वाले हैं, और जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ की टिकटिंग से और आसपास के लोगों को भी बेनिफिट होने वाला है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट स्पेंडिंग की। तो अब की बार कॉर्पोरेट के लिए आईपीएल के बाद एक तरह का मेगा इवेंट है, और ये टोटल 3000 करोड़ का बजट लेके पूरा इंडियन कॉर्पोरेट बैठा हुआ है। तो आप जहाँ भी जाएंगे आपको जगह जगह होर्डिंग्स मिलने वाले हैं। कंपनियां अपने अपने स्टॉल्स लगा रही है वहाँ पे, कोई वर्चुअल स्टॉल लगा रहा है, कोई लॉन्च बना रहा है। कंपनियों ने अपने अपने स्पिरिचुअल पैक्स लॉन्च कर दिए हैं, वहाँ पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर बैठा दिए हैं। तो कुल मिला के इन सारी मेगा चीजों से 6 लाख से ज्यादा परिवारों को हेल्प मिलने वाली है, जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं। ये कुंभ का जब कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा है, अभी तक तो कुंभ चालू ही नहीं हुआ, इस कंस्ट्रक्शन के दौरान ही 45,000 फैमिलीज को रोजगार मिल चुका है। तो कुंभ आपकी अध्यात्म को इंप्रूव करता है, अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करता है, रोजगार भी देता है, रेवेन्यू भी देता है। तो कुल मिला के इसमें सभी पाप धुलते हैं और जाने कितों के पुण्य का उदय होता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप इसको कुंभ को मानते हैं, जानते हैं, तो एक बार अपने परिवार से डुबकी लगा के जरूर आए। और सेकंड, उस महाकुंभ की डुबकी से पहले वो जो व्यापारी देश आरंभ है, अगर आप व्यापारी हैं तो वो करके अपने बिजनेस के पाप भी धोइए। अब मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। वेरी नाइस। बहुत अच्छी वीडियो, बहुत ही खूबसूरत वीडियो, और मैं कहती हूँ कि इंफॉर्मेशन का भंडार हमें यहाँ पे जानने को मिला। कितनी डिटेल में उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ कुंभ, हम ये चीज़ अब बड़ी अच्छी तरह से जान और समझ चुके हैं कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर बहरहाल फेस्टिवल्स का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम इन चीज़ों को और इन त्योहारों को देखते जा रहे हैं और हम इनको ज़्यादा बेहतर तौर पे अब समझना शुरू हुए हैं, तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि कुछ कुछ अरसे के बाद पूरे साल भर में थ्रू आउट द इंडिया ऐसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जो कि पूरे तौर पे इकोनॉमी को एक बड़ा सब्सटेंशियल किक देते हैं और साथ में सारों को जोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। और अगर हम बात करें महाकुंभ की, तो महाकुंभ मेला बहरहाल 144 सालों के बाद आता है, और शायद हिंदुस्तान ने, शायद क्या यकीनन हिंदुस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला महाकुंभ है। और क्योंकि वो उन्होंने बताया कि 1881 के 82 में आया था पहले, और अब ये और वो अंग्रेज का दौर था उस वक्त जबकि ये हुआ था। तो अब उसके बाद इंडिया जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला महाकुंभ देख रहा है, और अगला जो है वो इससे 144 साल के बाद आएगा। उस वक्त कितनी नस्लें गुजर जाएंगी, आपने वो सोनी लिया कि 3 पीढ़ियां गुजर जाएंगी। और इवन आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आज जो बच्चा पैदा हो रहा है और वो कुंभ को जो है वो खुद विटनेस करेगा, वो 144 साल के बाद वो मौजूद ही नहीं होगा कि वो अगला कुंभ, महाकुंभ जो है उसको अटेंड कर सके। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं अगर ये बात करूं कि जब हम इंडियन इकोनॉमी और फिर इंडियन एक कल्चर के अंदर होने वाले बहुत से फेस्टिवल्स की हम बात करते हैं, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि बहरहाल लोगों का एक जोशो खरोश, बिकॉज लोग एक इंडिविजुअली भी और मतलब एक जो है वो मुकम्मल तौर पे एज ए ग्रुप भी उस चीज़ को मनाते हैं, और फेस्टिवल्स जो हैं वो थ्रू आउट इंडिया चलते हैं। लेकिन महाकुंभ जो है वो एक ऐसी जो है वो एक सेलिब्रेशन है, या एक ऐसा वो क्या कहना चाहिए कि एक धार्मिक, एक रिलीजियस गैदरिंग है जिसके अंदर 44 करोड़ लोग या 45 करोड़ लोग या 40 करोड़ लोग, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या फिगर करेक्ट रहता है, लेकिन बहरहाल ये इतना बड़ा फिगर है कि मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया के किसी मुल्क की आबादी जो है वो इसके बराबर पहुंचती हो, अपार्ट फ्रॉम द फ्यू कंट्रीज जिनकी आबादी जो है वो इससे ऊपर है। तो ये इतनी आबादी सिर्फ 45 दिनों के अंदर उस मकाम के ऊपर इकट्ठी होनी, और फिर ये सारा कुछ, तो ये फिर वो देखें वो जो फुटेजेस उन्होंने दिखाए कि 2 माह पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या है। और हम डेफिनेटली कुछ ऐसे वीलॉग्स इन पिछले दिनों के अंदर हमारी नज़रों से गुजरे कि जो वहाँ की तैयारियों के बारे में जो है वो थे, और हमने काइंड ऑफ उनको जो है वो रखा हुआ है कि हम उसके ऊपर भी उनको देखेंगे और आपके साथ अपना रिएक्शन शेयर करेंगे। लेकिन मैं अगर टिपिकली इस व्लॉग की बात करूं तो इसके अंदर की हुई जो तमाम की तमाम बातें हैं वो तो डेफिनेटली फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर हैं, लेकिन इससे मिलती जुलती वो तमाम बातें हैं कि जिसके बारे में हम
यूजुअली बैठ के हम खुद बात किया हाँ। करते हैं कि भाई ये यहाँ इन सेक्टर्स को और इस तरीके से इस चीज़ को फ़ायदा होगा। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश कुछ अरसा पहले, ये कुछ डेकेड्स पहले अपने क्राइम की वजह से बहुत ऊपर हुआ करता था, लेकिन स्पेसिफिकली अब जब से योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने आके यूपी गवर्नमेंट को संभाला, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि बहुत एक मार्क डिफरेंस, बल्कि इंडिया की मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स के अंदर से एक जो है वो उत्तर प्रदेश भी एक है। और उनकी इस तमाम काम के अंदर एक एस्पेक्ट जो है वो बहुत बड़ा, वो रिलीजियस जो फेस्टिवल्स और रिलीजियस जो चीज़ें हैं उनको भी प्रमोट करना है। हाँ। और सिंस इंडियन इकोनॉमी के अंदर फेस्टिवल्स और ये रिलीजियस गैदरिंग्स वगैरह एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट प्ले करती हैं, तो व्हाई नॉट कुंभ। अब उसके लिए आप ये चीज़ देखिए कि अगर गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ यूपी गवर्नमेंट ने अगर इन्वेस्ट किया और इसी तरह 2100 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दे रही है, और फिर 3000 करोड़ के बारे में उन्होंने ये कहा कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर से इसके अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। सो यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग अराउंड कोई जो आप समझ लीजिए कि 10,000 करोड़ के करीब एक टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूपी गवर्नमेंट के खजाने में जो रकम जाएगी वो अराउंड, वो कही जा रही है, एक एस्टिमेट है कि वो 25,000 करोड़ के जो है वो बराबर है। और अगर एक ओवरऑल इकोनॉमी की बात की जाए कि कितना फर्क पड़ेगा, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि 2 से 3 लाख करोड़। सो ये डेफिनेटली कोई छोटा फिगर नहीं है। और अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने आना है तो इससे शायद ज्यादा स्पेंडिंग होगी, इससे कम नहीं होगी। सो आप ये चीज देखिए कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट गवर्नमेंट, इट्स अबाउट एक आम बंदा, एक लेबरर, उसकी इकोनॉमी से लेकर पूजा के फूल बेचने वाले तक, और फिर एक होटल वाले तक, और फिर एक बाकायदा वहां पे जो लग्जरी अकोमोडेशन करने वाले किसी ग्रुप तक। मतलब आप देखिए कि सिंपल एक वो वॉशरूम के उसको संभालने के लिए 10,000 एम्प्लॉयमेंट दी गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो कितने मैसिव स्केल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट भी है और काम भी है। सो डेफिनेटली ये चीज जो है, हम इसके बारे में इतनी डिटेल के हिसाब से तो नहीं जानते थे, लेकिन ये तमाम पॉइंट्स जो कि इस वीलॉग के अंदर डिस्कस किए गए हैं, ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि हम मतलब हमने जब सबसे पहला एक जो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो कुंभ मेले पे हमने देखी थी, मुझे ये लगा कि जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे थे ना कि ये चीज किस तरह से आगे होगी और कहां तक जाएगी, ये वीडियो ऐसे लगा जैसे एग्जैक्टली हमारे ख्यालात को लेके उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। और लेकिन क्योंकि वो एक क्या कहना चाहिए कि एक इकोनॉमिक कोच है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उन्होंने फिगर्स के साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उस चीज को एक्सप्लेन किया। लेकिन हम सॉर्ट ऑफ अपने तौर पे इन चीजों को, जिस तरह घरेलू अंदाज में बात की जाती है, तो हमने ये तमाम एस्पेक्ट्स अपनी बातों के अंदर कवर किए। एनीवेज, मतलब अगर इस वीलॉग के ऊपर बात की जाए तो डेफिनेटली ऐसा ही है। और ये अभी एस्टिमेट्स हैं, हमेशा एस्टिमेट्स जो हैं वो एक क्या कहना चाहिए कि एक मॉडरेट अंदाज में, एक बड़ा मोहतात अंदाजे के साथ लगाए जाते हैं। एस्टिमेट्स इससे बहुत ऊपर के होते हैं। सो मतलब लेट्स सी, ये एक बहुत 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 बड़ा इवेंट है, मतलब इंटरेस्टिंग इवेंट है। और ऑन द फेस ऑफ प्लैनेट इतनी बड़ी गैदरिंग के बारे में मतलब हमने तो कभी नहीं सुना। सो वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड। और अभी जो खास तौर पे उन्होंने एक वो तस्वीर दिखाई कि कुंभ पहले जो वो इलाका है वो कैसे था और उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। अब हम आपके साथ वो वीलॉग शेयर करेंगे कि जिसके अंदर वहां पे ऑन ग्राउंड होने वाली तैयारियों को हम देख सकें। एंड फिर थ्रू आउट ये कुंभ मेला हम कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर कवर करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल शेयर करते रहेंगे कि जिसके अंदर हमें मुकम्मल तौर पे वाकई वहां पे हसल बसल और सारा कुछ नजर आए। फिल वक्त इस वीडियो के बारे में बताइएगा, आपको कैसी लगी, आपको वीलॉग कैसा लगा ये वाला, और आपको हमारा रिएक्शन उसके ऊपर कैसा लगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।